नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बाला साहब ठाकरे की थोड़ी बहुत लाज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस रख रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक जमाने में बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट इस देश के थे, हिंदुओं के बारे में सोचते थे। अब ये उनकी एक पॉलिटिकल नैरेटिव थी या उन्होंने तैयार किया पॉलिटिकल नैरेटिव, लेकिन उनको जन समर्थन मिला। कहा तो यह भी जाता है कि बाला साहब ठाकरे को बढ़ाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंच जाए कि उन्हें आने वाले दिनों में सीधी टक्कर देने लगे। तो आरएसएस के बरक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी खड़ी करना चाहते थे जो आरएसएस से आगे निकल जाए और उनको यह कहा जाए कि हिंदू फैनेटिक है ये, और फिर उसको जोड़ दिया जाए कि देखिए ये आरएसएस के तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है। और उसमें कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे को धन बल हर तरह से कांग्रेस के लोगों ने मदद किया। एक जमाने में कांग्रेस का पूरा राज था महाराष्ट्र में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं की भूमिका है जो बाला साहब ठाकरे को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया, ये कहा जाता है। अब ये बात गौण हो गई, अब बाला साहब ठाकरे हैं नहीं, लेकिन उन्होंने अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार से बनाया और एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते रहे। सभी अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टी उनके सामने में, जब बाला साहब ठाकरे की पार्टी का शिवसेना का उभार हुआ तो ये दोनों पार्टी एक प्रकार से उनके पीछे ही चली। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। और जब चूंकि एक स्वाभाविक अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता था उनका, क्योंकि वैचारिक साम्य था भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी में और शिवसेना की फिलॉसफी में, तो ऐसा लगा कि ये दोनों नेचुरल अलाय हैं। लंबा अलाय चला, 25-26 वर्षों का अलायंस रहा शिवसेना का। और जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस अच्छा चला। और उस जमाने में बाला साहब ठाकरे सत्ता की कमान अपने पास रखते थे, सत्ता की चाबी अपने पास रखते थे, सत्ता में स्वयं भागीदार नहीं बनते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, बेटे ने उनके इस दर्शन को त्याग दिया। और बेटे के, बल्कि बेटा भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे के ही तरह हम चलें। लेकिन उनकी पुत्र वधू और उनके पोते ने ऐसा तिकड़म फैलाया, ऐसा जाल फैलाया कि उद्धव ठाकरे मजबूर हो गए। और वो सब जाल सिर्फ निहित स्वार्थों के लिए और एक प्रकार से कुकर्मों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया उद्धव ठाकरे को कि आप भारतीय जनता पार्टी के छाती में छुरा घोंप दीजिए। और उन्होंने सामने से छुरा घोंप दिया। और वो लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 2019 में हमारा अलायंस ब्रेक हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने हमें कमिट किया था कि चाहे हमारी सीट कितनी भी आए, हम बड़ी पार्टी बने या छोटी पार्टी बने, हमारी सीट कम भी आए तब भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हम ही होंगे। ऐसा होता नहीं है कि 100 से अधिक सीट लाकर के जो पार्टी खड़ी है वो 50-56 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना दे। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है नीतीश कुमार के सिलसिले में। लेकिन बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार की तरह काम नहीं किया। 2 बार नीतीश कुमार इधर से उधर गए, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने अब सरेंडर कर दिया और कहा कि अब इधर उधर हम नहीं जाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब बिहार के विकास के लिए रहेंगे या अपने विकास के लिए रहेंगे या अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए रहेंगे, ये उनका मतलब था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया और कांग्रेस के जाल में, एनसीपी के जाल में फंस गया। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहते थे। उन्होंने जाल फैलाया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर हमारी दाल नहीं गलेगी। और शरद पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार का जो पूरा कुनबा है,
करप्शन और शरद पवार एक ही है, समझ लीजिए, उसमें कोई आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनको डर था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो हमारे खिलाफ एक्शन शुरू होगा, तो जितना कोशिश हो सकता है बीजेपी को सत्ता से दूर रखो, और इस तरह से जो भी उनका उनकी डिमांड है उद्धव ठाकरे की, उसकी मान लो। और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी तैयार कर लिया कि साहब अगर ये हमारे तरफ आता है, हम इसको मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं, तो हम सत्ता में भागीदार हो जाएंगे और फिर जैसे हम चाहेंगे वैसे नचाएंगे। कांग्रेस पार्टी मान गई और फिर महाविकास अघाड़ी बनी और मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। ये सब आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता फिसल गई और ये जो बेटा है उनका, नौजवान बेटा, बेटा ने सत्ता संभाल ली और फिर कुकर्म का दौर शुरू हुआ और उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र की तरह देखते रह गए। और फिर होते 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 ये स्थिति ये हो गई कि 2.5 साल के अंदर में उनकी पार्टी टूट गई। जो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जो उनके क्लोजेस्ट लोग थे, वो उनको छोड़ करके जाने लगे, क्योंकि बेटे के दुर्व्यवहार और बेटे के दुर्व्यवहार पर मौन साधे रखना जो था उद्धव ठाकरे का, ये सब मतलब कुल मिलाकर के निहित स्वार्थी, इतने स्वार्थी हो गए अपने लाभ के लिए कि ये दूसरे के बारे में सोचना भी छोड़ दिया इन्होंने। क्योंकि पहले ये खबर थी कि जब महाविकास अघाड़ी के पहले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में सरकार बननी थी, तो एकनाथ शिंदे को शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये खबर यही है, कोई मुख्यमंत्री तो स्वयं उद्धव ठाकरे ही बनना चाहते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा था कि चूंकि बाला साहब ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनके जोशी थे मंत्री और जो दूसरे नेता थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन वो खुद कभी सत्ता में नहीं आए। ठीक उसी पैटर्न पे उद्धव ठाकरे भी मुझे आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे ने खुद के लिए कुर्सी मांग ली और 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे ने मन मार करके, आप समझिए कि अपमान का घूंट पी करके, उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनने वाले हैं, एकनाथ शिंदे ने आखिर में वो काम किया जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। और जो उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे ने कहा, आप उनके शब्दों में कहें तो कहेंगे वो धोखा है, गद्दार है, सब कहते हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को लग गया कि ये व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे सकता है तो मैं क्यों इनके साथ रहूं, इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये तो मैंने आपको नेपथ्य बताया। उसके बाद का सीन आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, सब में खेत रहे। उसके बाद 288 सीटों के लिए अभी मेयर के चुनाव हुए हैं और उस मेयर के चुनाव में एनडीए गठबंधन 232 सीट पर, 288 में से 232, अकेले 132 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं। तो ये हालत हो गई है अब बीजेपी की और एनडीए की। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि हमें अब किसी के सहारे चलने की जरूरत नहीं है। एनसीपी के बारे में भी उनको समझ में आ गया कि एनसीपी हमारा उपयोग कर रही है अपने फायदे के लिए। और इन दोनों बाप बेटे को तो कांग्रेस पार्टी ने समझ ही लिया। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया। बाप बेटे दिल्ली आए, कांग्रेस को मनाने के लिए आए, तमाम लोगों से हॉबनॉबिंग की, लेकिन बात चली नहीं। अब एक आखिरी लड़ाई जनवरी 2026 में 1 जनवरी के बाद से ही शुरू हो गई। और वो आखिरी लड़ाई क्या है? मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आखिरी दुर्ग है ठाकरे परिवार के लिए। पैसे की कमाई के हिसाब से, गुंडागर्दी के हिसाब से, हफ्ता वसूली के हिसाब से, हर तरह से एकमात्र स्रोत है मुंबई, माया नगरी जहां पर है। इस माया नगरी के लोकल गवर्नेंस पे शिवसेना उद्धव गुट का दबदबा अब तक था, क्योंकि उस वक्त शिवसेना का डिवीजन नहीं हुआ था। 84 सीटें अभी इनके पास हैं और 84 सीट होने के बाद ये सबसे बड़ी पार्टी है। 82 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं मुंबई महानगर पालिका चुनाव में। तो वहां कोई भारतीय जनता पार्टी कोई एकदम से फिसड्डी पार्टी नहीं है।
बीजेपी का भी दबदबा है, लेकिन शिवसेना का दबदबा जब अलायंस में थे तब से है। अभी तो 2017 की बात से पहली बार चुनाव हो रहा है, तो जब अलायंस में थे तब का यह नतीजा है। और अब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का कैंपेन प्रारंभ हो गया है। अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए सारे तिकड़म इन्होंने लगा लिए, सारे तिकड़म। अब आखिरी तिकड़म क्या है इनका? अपने भाई राज ठाकरे को अपने साथ मिला लिया। मन से जो टूट करके बने थी, उद्धव गुट से टूट करके राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया था मन से, अब मन से और शिवसेना उद्धव दोनों एक हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया हुआ है कि ये दोनों भाई एक होकर के मुंबई के क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव लड़े थे। उसमें डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार होते हैं। तो मनसे और शिवसेना उद्धव के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो 0 पर आउट हो गए। 20 सीट में से 0 सीट मिला, 0 सीट। 7 सीट जाकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिला और बाकी जो 14 सीट थी वो उस क्रेडिट सोसाइटी के जो अपने इंटरनल जो नेता होते हैं वो नेता चुनाव जीत करके आए थे। वो बड़ा दबदबा था और उसी में क्रेडिट सोसाइटी के अधीन ही वो मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उसका भी चुनाव था। उस सब में फिसड्डी हो गए, 0 पर आउट हो गए। ये सारी जो इलेक्शंस थे इसके माध्यम से ही ये लोकल गवर्नमेंट पे शिवसेना उद्धव का दबदबा रहता है। लोकल में कोई भी काम करवाना हो आपको तो इनके ही सहारे आपको जाना पड़ेगा। एमएलए एमपी तो दूर की कौड़ी है, आपको पार्षद के पास पहले जाना पड़ेगा। कोई भी छोटा काम आपको नाली ठीक करवानी है, गली ठीक करवानी है, बल्ब लगवाने हैं, छोटे मोटे काम जितने होते हैं वो सारे काम आपको पार्षद ही करके देते हैं। रेडी लगाना है, पटरी लगाना है, कहां दुकान लगाना है, हाट लगाना है, ये लगाना है, वो एक बहुत बड़ा बाजार है। आप कल्पना कीजिए ना, 70,000 करोड़ का बजट है सालाना, 70,000 का। एशिया की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसीलिए उस 70,000 करोड़ पर पूरा मामला टिका हुआ है और घड़ी की सुई सब जगह को छोड़ करके आकर के मुंबई में टिक जाती है, क्योंकि 70,000 करोड़ की जो पोटली है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। ये खेल है। कोई जनता के लिए, जनता में पॉपुलैरिटी करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए, वो तो बाय प्रोडक्ट है। जनता के लिए काम करना बाय प्रोडक्ट है। असली काम क्या करना है? अपनी कमाई करनी है। और अपनी कमाई होगी कैसे? जबकि सरकारी खजाने से पैसा निकलेगा। और वो पैसा कितना? 70,000 करोड़ का। 70,000 करोड़ का अगर सालाना पैसा निकलेगा तो उसमें से 1%, 2%, 3% ही समझ लीजिए कितना हजार करोड़ रुपया हो गया।